नेपाल के शैक्षणिक संस्थानों से निकलकर हजारों छात्र सड़कों पर हैं। जहां हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वहां विरोध की तख्तियां हैं। छात्र संगठनों का सीधा आरोप है कि सरकार संवाद का रास्ता चुनने के बजाय दमनकारी नीतियां अपना रही है। बालेंद्र सरकार द्वारा छात्र संघों की भूमिका को हताशे पर धकेलने और उनकी आवाज को दबाने की कोशिशों ने इस चिंगारी को आग में बदल दिया है। शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन ने स्कूली बच्चों को भी आंदोलित कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि जिस देश का भविष्य सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाए, क्या वहां की नीतियां समावेशी कही जा सकती हैं? क्या छात्र संघों को खारिज करना लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका है, या ये तानाशाही की ओर बढ़ता एक और कदम है? यूनिफॉर्म में विद्रोह, काठमांडू में बवाल, गुरुंग पर घोटाले के आरोप। इस जन आक्रोश के केंद्र में केवल नीतियां ही नहीं बल्कि सत्ता में बैठे रसूखदार चेहरे भी हैं। गृह मंत्री सुदन गुरुसंग इस समय नेपाल की राजनीति के सबसे विवादित नाम बन चुके हैं। मीडिया में सार्वजनिक हुए दस्तावेजों में उनकी छवि पर गहरे दाग लग गए हैं। गुरुरंग पर आरोप है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की और शेयर बाजार में बिचौलियों के साथ मिलकर संदिग्ध लेन देन किए। सबसे चौंकाने वाला खुलासा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दीपक भट्ट के साथ उनके संबंधों और हामी नेपाली नामक INGO के फंड को व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर करने को लेकर हुआ है। 50 लाख रुपए से ज्यादा के संदिग्ध शेयर निवेश और भ्रष्टाचार के इन संगीन आरोपों ने जनता के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। लेकिन क्या नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री को पद छोड़ देना चाहिए, या सरकार इस मामले पर भी चुप्पी साधे रहेगी? नेपाल और भारत के बीच के रोटी बेटी के संबंधों पर अब टैक्स की मार पड़ी है। बालेंद्र सरकार के एक फैसले ने सीमावर्ती इलाकों के लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत से 100 रुपए से अधिक का सामान लेने पर अनिवार्य कस्टम ड्यूटी लगाने के फैसले को जन विरोधी करार दिया जा रहा है। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने दैनिक जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर है। छोटे मोटे घरेलू सामान पर भी टैक्स वसूलने की इस जद ने मध्य और निम्न वर्ग की कमर तोड़ दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह केवल व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि आम जनता की जेब पर सीधा डाका है। क्या सरकार का ये कदम भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों की कड़वाहट पैदा करेगा? क्या राजस्व जुटाने का ये तरीका एक मानवीय संकट को जन्म दे रहा है? कस्टम ड्यूटी विवाद, सीमा पर तनाव, जेनजी की वापसी। अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो सितंबर 2025 का वह दौर याद आता है जब टिकटॉक और फेसबुक के जरिए जेनजी ने नेपाल में क्रांति ला दी थी। उस समय मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध था, जिसके कारण काठमांडू में हिंसक झड़पें हुई थी और सिमरा जैसे शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। लेकिन वर्तमान आंदोलन इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक नजर आ रहा है। न केवल युवा थे बल्कि स्कूली बच्चे और सीमावर्ती नागरिक भी जुड़ चुके हैं। सियासी दल और नागरिक समूह का तर्क है कि सरकार नीतियों को थोप रही है, साझा नहीं कर रही। एक तरफ सरकार खुद को आधुनिक और पारदर्शी बताती है तो दूसरी तरफ उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और दमन के आरोप लग रहे हैं। ये अंतविरोध ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ऊर्जा बन रहा है। सड़कों पर गुस्सा, सत्ता पर सवाल। नेपाल आज एक चौराहे पर खड़ा है। स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म पर लगे मिट्टी के दाग और उनके चेहरे पर दिख रहा आक्रोश ये बताने के लिए काफी है कि सत्ता की राह अब आसान नहीं रहने वाली। इस तरह गृह मंत्री पर भ्रष्टाचार की जांच का दबाव है तो दूसरी तरफ सीमावर्ती व्यापार और छात्र अधिकारों को लेकर उठती आवाजें। क्या बालेंद्र शाह सरकार इन विरोधों की सुनकर अपनी नीतियों में बदलाव लाएगी, या फिर शक्ति के प्रयोग से इस आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी? नेपाल की सड़कों से उठ रहा ये शोर केवल विरोध नहीं बल्कि जवाबदेही की मांग है। लोकतंत्र में जब संवाद का रास्ता बंद होता है तो सड़कें ही संसद बन जाती है। अब देखना होगा कि काठमांडू का दरबार इस जन आक्रोश के आगे कब तक और कैसे टिक पाता है।